तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास DI में हम लोग डीआई पढ़े थे, है ना? डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। और डीआई में हम लोग देखे बहुत ध्यान से, तो पता चला कि ये पूरा का पूरा क्या है, डेटा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना? किससे रिलेटेड है? डेटा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जब यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डेटा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, तो मैथमेटिक्स से हमको ज्यादा कमांड करना है, तभी तो हम डीआई निकाल पाएंगे। तो उसमें हम क्या देखें? हम देखें कि बार बार इस डीआई के अंदर एवरेज की बात किया जा रहा है। किसकी बात की जा रही है? एवरेज की बात की जा रही है। बार बार इस डीआई के अंदर परसेंटेज की बात की जा रही है ना? बार बार इस एवरेज के अंदर रेशियो की बात की जा रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो अब हमारे प्रणाम लिए सर। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ये 3 मैथमेटिक्स टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए जानना। तो इस तीनों को सॉल्व करना जान गए तो बाकी हम लोग तो भारतीय लोग हैं, अपने उंगली पे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये डीआई कोई बड़की बात है? उंगली पे पूरा दुनिया का पॉपुलेशन गिन लेते हैं, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 8 बिलियन। 8 वो पार्ट्स गिनेंगे उंगली का, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। तो ये डीआई कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात? चलिए, तो कल जो आप लोगों को सवाल दिए बहुत आसान था, और आई होप आप लोग बना के आए होंगे, जिसमें हम आपको डीआई डीआई पढ़ाए थे, डीआई का क्वेश्चन पढ़ाए थे। क्वेश्चन का सेट, एक सेट जिसमें 5 क्वेश्चन होता है। और दूसरा पढ़ाया था आपको क्या? दूसरा पढ़ाया था आपको एवरेज। आज हम डीआई का दूसरा सेट देखेंगे जो आपको बनाने के लिए भेजे थे, ठीक है? तो वो एवरेज से रिलेटेड जो हम कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उसको देखेंगे। उसके बाद डीआई का हम एक सेट देखेंगे, 5 क्वेश्चंस का एक सेट। उसके बाद हम थोड़ा परसेंटेज पे बात करेंगे, क्योंकि एवरेज तो हम लोग देख चुके हैं, तो थोड़ा हम परसेंटेज पे बात करेंगे। इतना आज हम देखेंगे। डीआई का सेट देखेंगे, सॉरी एवरेज का सेट देखेंगे, परसेंटेज का एक सेट देखेंगे, और सॉरी डीआई का एक सेट देखेंगे, और परसेंटेज का एक बेसिक्स देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए। ठीक है? मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर जा रही है? यस सर। चलिए, थैंक यू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, आप लोग अपना अपना, जब भी मैथमेटिक्स या कोई भी क्लास ले, हम समझ रहे हैं ना? देखिए, आप लोग को बहुत शुरू में ही हम बताए थे, समझाए थे कि हम कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक रूल्स होता है ना? हम कोई भी काम करते हैं उसका एक रूल्स होता है, और अगर आप बिना रूल्स का चल रहे हैं तो आप क्या होंगे? आप लॉस में रहेंगे। जैसे अगर आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं, है ना? आप बाइक ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तो बाइक जब राइड करेंगे, तो इस राइडिंग के टाइम पे आपके लिए एसेंशियल क्या है? हेलमेट। माइक ऑफ कर लीजिए, अननेसेसरी जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए। बताइए, है ना इसेंशियल हेलमेट? तो बिना हेलमेट का अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिस्की। उसी तरीके से ये एक रूल है। ऊपर से आपको इसका जो रूल बुक होगा उसके बारे में पता होना चाहिए, कि इंडिया में जो रोड्स होते हैं,
उसमें लेफ्ट साइड से चलना पड़ता है। यहाँ का जो ट्रैफिक रूल है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से चलना पड़ता है, जहां सिग्नल रेड हो वहां पे रुकना पड़ता है। ठीक है, तो ये रूल्स कुछ आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने से पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। रूल्स क्या होता है? आपको सबसे पहला रूल्स होता है कि अपने आसपास में एक पढ़ने वाला इन्वायरमेंट बनाना रहता है। सबसे पहला रूल, अपने आसपास में एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट बना के रखना है हमेशा, किसी भी हाल में। दूसरा रूल है, जो आपके पढ़ाई के लिए इसेंशियल है, इन्वायरमेंट क्या हो गया, जैसे आपके पास टेबल चेयर होना चाहिए। अब कहेंगे कि हम सुतले सुतले पढ़ लेते हैं, है ना? तो सुतले सुतले अगर हर कोई पढ़ लेता तो दिन रात सुतल रहता, पढ़ लेता, तो सो के पढ़ाई नहीं होता। उसके लिए आपको एक सावधान मुद्रा में आना पड़ता है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा। क्लासेस में आप खड़ा होके तो नहीं पढ़ाई करते हैं। कहीं भी क्लास, कोई भी क्लास होता है तो आप बजाबते बैठ के ही पढ़ते हैं। कौन सा क्लास देखे जो खड़ा होके लोग कर रहे थे? कोई क्लास देखे हैं जहाँ पे पढ़ाई होता है? उसी तरीके से आपको इन्वायरमेंट में टेबल और चेयर होना चाहिए। लॉन्ग टाइम तक अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो इसेंशियल चीजें हैं आपके पास होना चाहिए, कॉपी और पेन, बुक्स होना चाहिए ताकि आप झटपट में हेल्प ले सके। तो हमेशा जब भी पढ़ने जाइए तो ये इसेंशियल चीजें अपने पास कैरी कीजिए, टेबल चेयर कॉपी पेन। तो सब लोग टेबल चेयर कॉपी पेन लेके बैठे हैं? जी सर। हम्म, चलिए फटाफट हम ये जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है मैथमेटिक्स इतना आसान। मतलब पिछले क्लास में हम आप लोगों को बहुत आसानी से जो मैथ पढ़ाए थे ना, एवरेज, इसमें हम 4 रूल बताए थे, 4 फॉर्मूला। बहुत बेसिक फॉर्मूला था एवरेज का, कि अगर हमको एवरेज निकालना है किसी चीज का तो हमको क्या करना पड़ेगा? दिए गए जो परिमाण होगा उस परिमाण के योग जो होगा, योग को हम परिमाण के संख्या से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा हो जाएगा एवरेज। जैसे 5 संख्या है, 4, 8, 12, 16, 20, तो इसका एवरेज निकालना है पांचों संख्या का। तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, सबका जोड़ नीचे में उसका जो संख्या है 5 को उससे दे देंगे, जो भागफल आएगा वही एवरेज आएगा। औसत चाल निकालना है, मतलब 2 चाल की जहां पे बात आएगी, एक जाने और आने की, अगर औसत चाल निकालने की बात आएगी तो इसमें एक फार्मूला का इस्तेमाल होता है, दोनों चाल को गुना कर देंगे 2 से, उसके बाद नीचे दोनों चालों को जोड़ के भाग दे देंगे, ये हो गया उसका चाल, है ना? अगर वो समांतर श्रेणी में कोई संख्या बढ़ रहा है तो समांतर श्रेणी का भी कुछ रूल होता है, तो उस संख्या निकालने की बात कहेगा कि कौन सा पद है। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तो अगर 10वां पद निकालने की बात कहेगा तो ये 10वां पद क्या हो गया? एन, एनवां पद को हम 10वां पद कह दिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी में समान रूप से बढ़ता है। क्या होता है? समान रूप से इसकी श्रेणी बढ़ रही है। तो पहले 2 होगा तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, चौथा 8 होगा, तो दोनों में सब में अंतर कितना का आ रहा है? 2 का। 2 का आ गया तो ये डिस्टेंस हो गया, डी हो गया। और ए जो होता है वो पहला लेटर होता है, तो ए क्या हो गया? 2 हो गया। तो ए बराबर 2 और डी बराबर 2। अब हमको कोई भी पद निकालना होगा
तो उस पद को हम n नाम दे देंगे, और उस कोई भी पद निकालने के लिए हम t से उस टर्म और n जो पद होगा उस ऐसे कंसिडर करते हैं, और फिर हम फॉर्मूला पे डाल के उसको मान निकाल लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम कुछ पदों का योग निकालना होगा, है ना, पदों का अगर योग निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। और अगर एक और फॉर्मूला है, अगर n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो, n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है n+1/2, है ना, तो ये लिख देंगे। तो किसी पे हमारा मान रख के हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी आधार पे हम अपना 20 क्वेश्चन पहले फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा आप लोगों को? सर। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। तो यही बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 24 है, और सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 गो संख्या, कोई भी संख्या है 5 गो है, तो संख्या का टोटल संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, उसका औसत 24 है। तो आप लोग को याद होगा कि अगर हम 5 संख्या को जोड़ दिए, XYZ A+B, 5 गो संख्या को जोड़ दिए और 5 से भाग दे दिया, तो जो भागफल आएगा वो क्या हो गया, औसत हो गया। तो अगर इस संख्या के कुल को हम कुल लाने के लिए, कुल संख्या लाने के लिए हम इस औसत से इस 5 को अगर गुना कर देंगे तो कुल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, चलिए इसको हम ना इसके माध्यम से समझाते हैं आपको, ठीक है? सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से? चलिए, तो 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। तो उसको अगर हम 5 गुने 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। तो 24 गुने 5 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब 5 संख्या का औसत 120 दे रखा है और पूछ रहा है कि एक संख्या 36 घटा दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 21 हो जाएगा। मतलब ये 5 को मिला के कितना पूरा, 120 पूरा है, ठीक है। अब टोटल 120 है और इसका औसत निकालना है, तो हम फिर इसे 5 से भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में। तो औसत कितना हो गया, 24। हम यही तो समझा रहे हैं, आप इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से, औसत निकालिए चाहे कुल निकालिए, समझ गए? तो समझ रहे हैं आप लोग, 5 से अगर हम 24 को गुना करेंगे तो 120 हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक संख्या, मतलब ये 5 गो संख्या है, अब 5 गो संख्या का टोटल कितना, 120, इसमें से एक संख्या घटा दिए, मतलब 5 गो संख्या एग्जैक्टली क्या हमको नहीं पता है, लेकिन अगर हम एक संख्या 36 घटा देंगे तो 4 गो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 21। तो पहले हम देखते हैं इसको घटा के कितना आ रहा है, 120 में से 36 घटाएंगे तो 84, और 84 जो है कितने संख्याओं का टोटल है, ये 4 संख्या का टोटल है, ये 4 संख्या का टोटल है, ठीक है। अब इस 4 संख्या के टोटल का अगर औसत में देखें तो 21 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसको इससे अगर हम 4 से ऐसे भी भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा,
21। तो 4 संख्या का औसत कितना हो गया? 21। तो पूछ रहा है हटाई गई संख्या क्या थी? क्या पूछ रहा है? हटाई गई संख्या क्या थी? तो 5 संख्या का औसत 120 था और 4 संख्या का औसत अगर 84 आ रहा है, तो अगर 120 में से 84 हम घटा देते हैं, 120 में से 84 हम घटा देते हैं, तो कितना बचता है इधर? 36। कितना? 36। 36 सर। हाँ, तो 36 बचता है। तो 36 क्या हो जाएगा? ये पांचवा संख्या जिसको हम घटाए हैं वो संख्या हो गया 36, इसका पांचवा संख्या हो गया। ठीक है, देखो 4 संख्या हाँ। का, हाँ ठीक तो है। तो 36 इसका क्या हो गया? पांचवा संख्या जिसको हम घटाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या क्या थी? 36। हटाई गई संख्या कितना हो जाएगा? आंसर है, क्या? क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है हाँ, यही 36। आंसर दे रखा है इसमें, क्योंकि औसत इसमें ना बदला नहीं ना, इसीलिए ये राइट सेम आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 5 संख्या का औसत कितना है? 24 गुने 5 करेंगे तो 120 हो जा रहा है, और 4 संख्या का औसत 21 गुने 4 तो 84, और इसमें से 120 को घटा देंगे, जो संख्या बचेगा वही उसका, जो संख्या हम घटाए हैं वो संख्या हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम औसत देखते हैं। देखिए पिछले क्लास में आप लोगों को एगो एगो करके समझाए थे कि 4 गो संख्या दिया गया है, 5, 4, 8, 6, 2। ठीक है, इस पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे आप लोग? औसत का फॉर्मूला तो होता है, सबको टोटल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो अगर इसको हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 16 4 20 5 25, 25 हो गया। और कै गो संख्या है? ये 5 गो है, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये कुल मिला के सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5। औसत 5 हो गया। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, कल बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि 5 भाई है, पांचों भाई अलग अलग हिस्सा कमा के लाया, लेकिन उसको बराबर में बांट देंगे, उसी को हम औसत कहेंगे। समझ गए? तो ये पांचों संख्या को बराबर में बांटने के लिए उसके निचले वाले हिस्से से उसको जोड़ के भाग दे देंगे, वही हो गया औसत। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि 7 संख्याओं का औसत, मतलब 7 संख्या जो अलग अलग है उसको बराबर में बांटा तो कितना आया? 15। कितना आया? 15 आया। अच्छा चलिए एक और चीज दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे औसत कितना आया? 5 आया, बराबर हिस्सों में बांट दिए। कितने हिस्सों में? 5 बराबर हिस्सों में बांटे तो 5 आया। और फिर से अगर हम इसके 5 बराबर हिस्से को 5 5 आया ना औसत, इस औसत को हम 5 भाग में बांटे हैं, तो ये 5 से अगर गुना कर देंगे तो कुल संख्या आ गया। कुल संख्या कितना आया? 25। कुल संख्या 25 था ना, यही तो हम आपको ऊपर में यस सर। समझा रहे हैं। अब 7 संख्या का औसत 15 है, तो 7 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 7 गुने 15 कर देंगे। तभी तो सातों भाई का टोटल इनकम आ जाएगा। तो 15 सत्ते 105। हाँ हो गया। और अब बोल रहा है यदि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 16 हो जाए, मतलब इसमें कोई एगो नया संख्या जोड़ दिए, हम x जोड़ दिए मान लो, तो इसका औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो नई संख्या क्या होगी? यही पूछ रहा है ना, नई संख्या क्या होगी?
आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए 5 संख्या सर। का औसत कितना है? 15। 15 और 6 संख्या का औसत कितना हो गया? 16 16। 16। तो हम क्या करेंगे? 5 संख्या के औसत से 6 संख्या के औसत को घटा देंगे, बस हो गया। तो 5 संख्या का औसत कितना है? 7 संख्याओं का औसत 15 है। तो यहाँ पे हम 7 गुने यहाँ जोड़ने को 15 कर दिए 15। तो 105 हो गया। लेकिन एगो नया संख्या हम जोड़ दिए, कितना? क्यू हमको नहीं एक्स। पता है कितना जोड़े हैं, लेकिन ये जो 7 गो संख्या था इसमें तो एगो जोड़ा जाएगा ना। तो कितना संख्या हो जाएगा? 8 गो संख्या हो गया। इस 7 गो संख्या का औसत कितना था? 15। एक और संख्या जोड़ दिए हमको नहीं पता है कितना जोड़े हैं। तो एक और संख्या हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? संख्या 8 गो हो जाएगा। और अब इसका औसत कितना हो गया? 16 हो गया। तो 7 गो संख्या का औसत 15 था, तो इससे 7 से 15 को गुना कर दिए और 8 गो संख्या का औसत 16 हो गया। तो हम इसको 8 से 16 को गुना कर देंगे, तभी तो कुल संख्या आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो 8 से 16 Yes, को sir. गुना करेंगे तो कितना होगा? 128 128 हो गया। अब पूछ रहा है तो नई संख्या क्या होगी? नई संख्या, तो नई संख्या इसमें एक ही ना जोड़े हैं, इसको घटा देंगे। 128 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 और 2। तो इसका 23 क्या हो जाएगा? यही नई संख्या जब हम जोड़ेंगे तब जाके हमारा जो औसत है वो 16 हो जाएगा। कैसा है ऑप्शन में? हाँ है। तो जब हम 23 जोड़ेंगे उस संख्या में तभी उसका औसत कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ गए? समझ में आई? Yes, sir. किसको नहीं आया बताओ, आप लोग बोल नहीं रहे हो। सर इसमें 105 और 128 कैसे जोड़े सर, जो 23 आया? देखिए कल आप क्लास किए थे? यस सर। हाँ। तो जब हम में यहाँ पे अच्छे से एक बार अच्छे से सुनिए। हम मान लीजिए कि हम 5 भाई है। पांचों भाई अलग यस। अलग पैसा कमा के लाया। कोई 10 रुपया लाया, कोई 20 रुपया, कोई 30, कोई 40 और कोई 50। सब लोग अलग अलग लाया। लेकिन हमारे माता पिता क्या कहेंगे कि हम लाया तो सब अलग अलग, लेकिन हम सबको क्या करेंगे? हमारा सब बच्चा बराबर है तो हम इसको बराबर हिस्से में बांट देंगे, है ना? जो कमजोर है उसको भी उतना ही मिले, जो मजबूत है उसको भी उतना ही मिले। तो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं, है ना? यस सर। और जोड़ने के जी। बाद जितना संख्या होगा उससे हम भाग दे देंगे। तो 5 गो है, 5 से भाग दे दिए तो 30 30 60 40 100 150 हो गया। 150 में हम कितना से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? कितना बार में कटेगा? 5 तिहाई 15। मतलब हर बच्चा को कितना मिलना चाहिए तब बराबर मिलेगा? 30। 30 रुपया। तो 30 रुपया जो बराबर हिस्सा में मिला, हम इसी को क्या कहते हैं? औसत। ठीक है? 30 रुपया जो जी हम सर। जब बराबर हिस्सों में किसी चीज को बांटते हैं तो उसका औसत, उसी को हम औसत बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत, यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना निकला? 30। 5 संख्याओं का औसत कितना निकला? 30। 30। तो कह रहा है 7 संख्याओं का औसत निकालने के लिए। चलिए अब अगर हमको कुल करना है, टोटल करना है अगर 5 संख्याओं का औसत, तो हम क्या करेंगे? 5 संख्याओं का औसत को अगर हम टोटल फिर से पूरा करना है कि पूरा जोड़ के कितना आया,
तो हम औसत से ही संख्या में गुना कर देंगे, 30 गुने 5 कर देंगे, 150 हो गया, जी सर। 150 हो गया ना। तो इसी यस तरीके से 7 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब 7 लोगों में बराबर हिस्सों में जो बांटा गया वो बराबर औसत कितना था, 15। तो टोटल करेंगे तो 7 से हम किसको गुना कर देंगे, 15 को, तो कितना हो जाएगा, 105। 105 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि एक नई संख्या जोड़ देते हैं, मतलब 7 भाई था, अब इसमें एगो जो एक एक और नया भाई था भाई जिसका लग रहा नाम हम नहीं लिए थे, वो भी आया और अपना योगदान दे दिया। क्या किया, अपना योगदान दे दिया। तो अपना योगदान देगा तो इस 7 के जगह पे कितना हो गया, 8 हो गया, है। जी सर। हो गया ना। और जी अब इसका औसत जो है कितना हो गया, पहले 15 रुपया बटा था, अब 16 रुपया बटाने लगा, लेकिन 8वां भाई कितना रुपया दिया हमको नहीं पता। तो हम उसको उसको पूरा करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस 16 से गुना कर देंगे, 16 से गुना कर दिए 128। तो कितना हो गया, 128 हो गया ना। अब हमको एक आदमी जो 7 आदमी कितना रुपया दिया वो हमको पता है, 100 सब मिला के 115 रुपया दिया, 105 रुपया दिया, लेकिन 8वां हिस्सा कितना रुपया दिया कि जोड़ने से 128 हो गया। तब 105 में 128 कितना जोड़ेंगे कि 128 हो जाएगा, 23। मतलब 8वां भाई जो आया वो कितना लेके आया, 23 रुपया। तो इसका संख्या कितना हो गया, 23। 23। आप समझ में आया कितना आसान है ये। जी सर। चलिए, अब बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 है। फिर वही बात है कि 3 भाई कमा के लाया, 40-40 रुपए में बांट दिया। तो पूछ रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है और तीसरी संख्या से 5 कम है तो तीनों संख्याएं क्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 भाई है, अगर 40-40 रुपया में बराबर में बटा तो हम 40 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों भाई का कुल आमदनी कितना था, 4 तिहाई 12, 120 रुपया था, है ना। अब पूछ रहा है कि 3 भाई है, कितना भाई है, 3 भाई है, 3 भाई। जिसमें से पहला जो है वो दूसरा से 5 रुपया अधिक लेके आया, तो हम इसको 3 हिस्सा में बांटेंगे, 3 भाई कर दिए ए बी सी। अब बोल रहा है पहला जो है, पहला ए है, वो दूसरा से 5 अधिक लेके आया, तो पहला को हम क्या मान लिए, दूसरा से 5 अधिक लेके आया ना, तो दूसरा को अगर हम x मान लेंगे तो पहला कितना लेके आएगा, x प्लस 5। पहला अगर x लेके आया तो दूसरा x प्लस 5 लेके आएगा। और बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, दूसरी से 5 अधिक हो गया और तीसरी से 5 कम है। क्या कह रहा है, तीसरी से 5 कम है, तो तीसरा भाई से 5 कम करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इससे 5 कम है। मतलब इसमें प्लस 5 हो रहा है, इसमें प्लस 10 हो रहा है, तो तीसरी से 5 कम है ना इसमें, है कि नहीं। यस सर। हाँ, अब तीनों का हिस्सा हमको समझ में आ गया और तीनों को जोड़ के कितना संख्या आया है, 120 रुपया। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 5 प्लस दूसरा संख्या x है, इसको भी जोड़ दिए, प्लस तीसरा संख्या x प्लस 10 है। अब तीनों को जोड़ के कितना है, 120 रुपया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 x हो गया और 5 और 10 15 प्लस 15 हो गया बराबर 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 15 जो इधर प्लस में है इधर भेज के माइनस में कर देंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 15।
कितना हो जाएगा 105। 105। अब इधर x 3x है और इधर 105 है, तो हम x के मान निकालने के लिए ही 3 को इसके नीचे डाल देंगे, तो 105 बटा में 3 कर देंगे और इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 3500। मतलब x बराबर कितना आया 35 35। आया ना। अब यहाँ पे कह जी रहा सर। है कि तीनों का संख्याएं क्या होगा, तो यहाँ b का कितना है 35 है, x का मतलब 35, तो इसका क्या हो जाएगा 40, तो पहला का हो गया 40, दूसरा का हो गया 35 और तीसरा का 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 है, कहीं दिया हुआ। हाँ जी सर। है ना, नहीं है। ये नहीं। 40 35 45 यही है ना। चलिए, तो 35 40 45 है ना, 3 संख्या, यही तीनों का संख्या होगा, यही ना आ रहा है कॉमन, यही ना मिलता जुलता है, इधर इधर दे दिया, क्या लेना देना उससे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। समझ गए। चौथा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों में 40 की औसत से रन बनाए, यदि पहले 6 मैचों में उनकी औसत 36, तो अंतिम 4 मैचों में कितनी होगी। आप लोग बना के लाए हैं। हाँ, तो कह रहा है 10 मैचों में 40 की औसत से बनाया है, तो 10 गुने 40 कर देंगे तो कुल इसका रन हो जाएगा 400 रन हो गया ना। लेकिन कह रहा है कि 6 मैचों में उसकी औसत 36 थी, तो 6 में से 10 में से 6 मैच कितना था, तो 10 में से 6 मैच 36 के स्ट्राइक रेट से बनाया। ठीक है, तो अंतिम 4 क्या होगा, तो ये 36 को हम क्या करेंगे, 6 को संख्या है, 36 से इसको गुना कर देंगे, 6 6 36, 36 18 3 21, 216 रन मार दिया, 6 मैच में 216 रन मार दिया। अब कितना मैच बच गया उसका, 4 मैच बच गया, तो बाकी मैच का औसत निकालने के लिए जो कुल है मतलब 400 है, उसमें से 216 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, और ये 84। 8 184। और ये 3, सॉरी 1 बचेगा ना, 1, 1। तो ये 1 हो गया और ये 184, तो 6 मैच का औसत तो हमको पता है, 4 मैच का औसत कितना है 184, तो इसका औसत निकालने के लिए कुल 184 है, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे भाग दे देते हैं, तो 184 में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16 और 4 छक 24, है 46 कहीं। हाँ, इसका राइट आंसर। समझ गए, कितना आसान है। देखिए 6 मैच जो है ना यहाँ पे, उसका औसत 36 दे रखा है, तो बच गया 4 मैच, तो 6 मैच का संख्या 216 है, तो टोटल कितना था 10 मैच, तो 10 मैच का संख्या कितना है 400, 400 में से हम 216 घटा दिए 6 मैच का, तो बच गया 184 जो 4 मैच का औसत है। अब इसको औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, हो गया। अब ये 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो 16 वर्ष हो जाता है औसत। शिक्षक की आयु निकालना है। मान लीजिए हम लोग कितने लोग हैं, आप लोग 20 लोग हैं, कितने लोग हैं 20 लोग, और 20 लोगों का उम्र कुछ भी हो, कोई 16 का हो, कोई 20 का हो, कोई 30 का हो, कोई 25 का हो, कुल मिला के सब लोगों का जो औसत आयु है बराबर हिस्सों में अगर हम बांट दे तो कितना है 15। तो औसत आयु से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो 20 गुने 15 करेंगे तो सबका आयु का कुल आयु कितना हो जाएगा 300। 300। तो सब लोगों का उम्र कुल मिलाएंगे तो कितना हुआ 300 वर्ष, हो गया ना।
अब क्या करेंगे, हम अपना भी इसमें जोड़ देंगे आप में। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए तो आप लोग कितने लोग हैं? आप लोग 20 लोग हैं। तो अब कितने लोग हो गए आप लोग? 21 लोग हो गए। 21 21 लोग हो गए हम लोग। तो 20 लोगों का जो औसत आयु था 15 था, और 21 लोग मतलब एक टीचर को ऐड कर दिया जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? सर हाँ, सर हाँ। लो, यदि शिक्षक की आयु भी यहाँ से फिर से बताइएगा ना। देखिए 20 लोगों का, आप लोग 20 लोग हैं कक्षा में, ठीक है, और आपका औसत आयु मतलब सबके आयु का एक जोड़ के बराबर हिस्सों में बांट दे तो औसत निकल गया, वो कितना है? 15 है, ठीक है। और अब कह रहा है कि आप 20 लोगों में एक और आदमी जोड़ दिया जाता है जो आपके टीचर है, तो अब आपका बराबर हिस्सा कितना में बढ़ जाता है? 16 वर्ष में। तो एक आदमी जोड़ दिया तो कितना हो गया? ये 16 हो गया। तो हमको इसका कुल आयु निकालने के लिए 16 से गुना करना पड़ेगा। तो 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 336 3 36 36 यस सर 36 46 नहीं होगा। 336 हो गया, 336 हो गया ना। अब हमको बताइए यस सर कि 20 लोगों का आयु का योग 300 था, 21 लोगों का आयु का योग 336 था, तो एक वो नया आदमी जो जुड़ा वो 300 के बाद ही जुड़ेगा ना। तो मास्टरवा जो यस जुड़ा, सर उस मास्टरवा का उम्र कितना हुआ? कितना बढ़ गया इसमें कुल में? सर आपका एज 36 है 36 36 हाँ, अरे हम नहीं मास्टर है यार, कोई दूसरा मास्टर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सर आपका उम्र भी तो 36 साल है सर। नहीं, मेरा नहीं सर 38 हो रहा है। नहीं है। कितना सर? 38 38। 38 सर? सर हाँ, हाँ, सर सही में हाँ, हाँ। हमको नहीं लगता। लगते नहीं है। आप लोग को भरोसा ही नहीं होगा, हम सर फिट रखे हुए हैं ना मेंटेनेंस खुद को में एकदम रहते वेल हैं। मेंटेन करके, ठीक है। नहीं सर अरे हम सच में वेल मेंटेन करके रखे हुए हैं। सर सही में आपका एज कितना है? 38। नहीं 29 28 30 के बीच में होगा। 28 है सर, बताए थे एक बार। ठीक है, तो अरे उम्र नहीं बताना चाहिए लोगों को, खैर छोड़िए। लड़की कभी अपना उम्र बताती है? 20 असली उम्र? 28 हो गया। नहीं नहीं, रियल में देखे तो मेरा 29 कंप्लीट हो चुका है, 30 होने वाला है, 30 चल रहा है। हाँ हम्म। सर क्योंकि सर का भी 10th जो है ना 2013 में हुआ था और मेरा भी। 2013 में हुआ, उसके बाद मेरा काफी गैप हो गया था बीच में, सेशन लेट होने की वजह से गैप हुआ। गैप नहीं है, सेशन ही लेट है। तो मास्टर साहब का उम्र यहाँ पे कितना हो गया? शिक्षक का 36 वर्ष बढ़ा, तो इनका जो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा? 36 साल। तो इसका 36 हो जाएगा राइट आंसर। अब कोई कहेगा कि सर घटाए कैसे? तो इसमें बड़ा 36 तो कैसे भी करके घटाएंगे ना, 336 में से 300 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा ना। 36 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए, अब है ये छठा। ये क्या है? आप लोगों को फॉर्मूला जो बताए थे औसत चाल निकालने के लिए, क्या है? औसत चाल वाला। तो औसत चाल निकालना होगा दो चाल का, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पहले का चाल को अगर x मान लिए, दूसरे को y मान लिए, तो 2xy हो गया, और नीचे में x प्लस y। तो a और b दो लोगों का चाल है, दो चाल है। तो a से b तक, एक व्यक्ति a से b तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, है ना?
औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बस दोनों चाल को पहले गुना कर देना पड़ता है और फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ देना पड़ता है, हो गया। तो 6 चौका 24 दूना 48, 4800 हो गया और ये 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 48, 48 है यहाँ पे, 8 आंसर। हाँ हो गया ना, 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी बना लेना है, औसत चाल। ये भी सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रेन पहले आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हुए पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। ये भी सेम है। 9वां है, एक कार ये- समान दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बार तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? तीन चाल का औसत चाल है, ठीक है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। 10वां है, सर ये नहीं बना था आपने? सर इसमें किससे गुना करेंगे? 3 से? नहीं इसका अलग फॉर्मूला है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 काफी है, तीन वाला में सर दिमाग नहीं इसका लगाना है। ऐसा पूछता नहीं है जल्दी। हाँ। क्या क्योंकि हम बनाए बट उसे मैच नहीं किया ऑप्शन, इसलिए हमको लगा मे बी उनको नहीं आता हो। अच्छा ठीक, इसको रहने दीजिए, 3 गो वाला है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें फिर हम बताएंगे तो 5-10 मिनट चल जाएगा। ओके सर, यही क्वेश्चन नहीं बना था। हाँ, छोड़ दीजिए उसको। और ये है 10वां, किसी वस्तु का औसत चाल 48 और आधा रास्ता 60 किलोमीटर से और आधा रास्ता 1 किलोमीटर घंटा से तय करती है, तो x का मान, हटाइए इसको भी, बस 2 का याद रखिए सर कॉमन। उसमें तो बन हम्म। गया ये है आपका 10 एपी, वाला। असमांतर श्रेणी। ये 5वां पद 18 है और 10वां पद 33 है, तो डी का मान ज्ञात करें। बना है आप लोगों से? यस सर। हाँ, सर चलिए हम इसको बताते हैं है। आप लोगों को। जैसे आप लोगों को पता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा कितना दे रखा? 18। और इसी तरीके से करके इसका जो ये कितना पद है, 5th है, 18। इसी तरीके से जो 10th पद है ना, 10वां, वो कितना दे रखा है? 33, है ना। तो इसका पहला क्या है, मतलब ए में क्या है हमको नहीं पता है, कि ए है ना पहला। तो चलिए, हमको डी भी नहीं पता ना ए भी पता है। डी मतलब कि 2 पदों के बीच का अंतर। डी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस, 2 पदों, मतलब ए और ये डी, है ना। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हम लोग फॉर्मूला के आधार पे देखेंगे तो सब में डी डी बढ़ता है, तो ये पहला वाला ए होगा और दूसरा वाला क्या होगा? ए प्लस डी होगा, तीसरा वाला ए प्लस 2d होगा, चौथा वाला ए प्लस 3d होगा, ऐसे ही करके बढ़ता है ना। यस सर। हाँ, ये हो जाएगा ए प्लस 4d, ठीक है, और ए प्लस 9d, ऐसे करके हो गया। तो हमको क्या कह रहा है कि डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डी का। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि 5वां पद 18 है, कितना? 5वां पद 18 है, तो T5 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस, 4d नहीं, ए प्लस n minus n 1 d। 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। Yes. ये पद ज्ञात करने Yes, के sir. लिए इसका, तो एन जो है, एन का वैल्यू T5 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 तो हो इस जाएगा। आधार पे अगर हम बनाए, और T5 का वैल्यू कितना दे रखा है? 18। ये T5 पे, ये टर्म 5 है, इस पे इसका वैल्यू कितना है? 18। तो यहाँ पे 18 के बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस, और एन जो है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। और डी है तो डी इसमें गुना हो जाएगा, ए प्लस 4d हो जाएगा। और 10वां पद हमको नहीं पता, 10वां पद हमको पता है कि 33 है, तो 10वां पद कितना है? 33। 10वां पद
33, ठीक है। और इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, तो a प्लस हो जाएगा और n के जगह पे क्या हो ND जाएगा, n के जगह पे ही 5 था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 को d से गुना करेंगे तो 9d हो गया ना, हुआ ना। सर। अब ये दो यस समीकरण हो सर। गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, और दोनों को अगर हम जोड़ दे या घटा दे, मान लो घटा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, a से a कट गया और ये d का वैल्यू अब निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ये माइनस में 33 है, प्लस में 18 है, तो 33 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 45 है, 15 बचेगा। तो ये 15 तो माइनस में है ना, तो ये माइनस में 15 हो गया, और ये 9 बड़ा है, माइनस में है, और 9 में से 4 घटेगा तो 5, तो -5d, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से ई 3 बार में कट जाएगा, तो d का वैल्यू कितना निकला 3, 3 3 है आंसर कहीं, यस सर। हाँ 3 आंसर आ गया। बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से उड़ गया। हम सर बार बार 12 आप नंबर लोगों नहीं को बना है। यही बोलते आ रहे हैं कि अगर हम आपको बेसिक पढ़ाने लगे मैथमेटिक्स का तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, कम से कम हम जो लिख रहे हैं बोल रहे हैं, आपको पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे जब एवरेज पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे ना, कल भी पढ़ाए थे एवरेज। इसी तरीके से इसको भी बना लेना है कि अगर 3 पदों का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 341 है तो वह किस श्रेणी में आएगा, इसका श्रेणी क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन इसमें गलत वो दे तो रखा है, वर्गों का योग जो उसका फॉर्मूला नहीं पता है ना, किसका, तीन वर्गों का योग तीन पदों का का फॉर्मूला। जो योग होता है ना, n+1 होता है, 2n+1 होता है, और नीचे में 6n होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन वाला है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पद 5 है, पहला पद 5 है, तो समांतर श्रेणी में हम लोग देखते हैं ना कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके बढ़ते जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है पहला पद, तो पहला पद 5 है और समान अंतर 3 है, तो दूसरा पद कितना होगा, अंतर 3 है, समान अंतर, तो 8 हो जाएगा, 3 3 जुड़ जाएगा, फिर 8 3 11 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसमें एक बार 44 भी आता है। यही पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन पे है, कि कौन सा पद है, पहला पद 5 है और ये 44 जो है वो कौन सा पद है, यही पूछ रहा है ना, है ना। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TN के फॉर्मूला पे डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए कि टीएन हमको नहीं पता है कि कौन सा पद है, लेकिन इसका वैल्यू पता है कितना 44। तो टीएन मतलब इस एन ये जो संख्या है ये मिसिंग नंबर है, नंबर का टर्म हमको नहीं पता है कितने पद पे है, लेकिन हमको इसका संख्या पता है कि 44 है। तो टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस A प्लस n n माइनस माइनस 1 1D। इंटू डी होता है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला यस के सर। आधार पे अगर इसको हम तोड़े तो टीएन का वैल्यू कितना है, बराबर वाला को आप इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए, है ना। तो टीएन का वैल्यू 44 है और बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5, ए 5 पे है ना, ए का वैल्यू 5 प्लस एन हमको नहीं पता है, ये एन हमको नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 ही रहेगा, और d तो पता है ना कि 3 है, तो गुने 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो 44 और 5 प्लस 3n माइनस 3,
हो गया। उसी तरीके से n का वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, तो ये 44 हो जाएगा और ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये +2 प्लस 3n हो गया। ये 5 में से 3 घटा दिए तो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे माइनस करने के लिए, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 44 - 2 बराबर 3n। तो 44 में से 2 घटा तो कितना बचा, 42 बराबर 3n। तो इसको हम लिख सकते हैं n के बराबर 42 × 3। 3 से इसको भाग देंगे कितना बार में, 14 बार में। तो 14 n का वैल्यू कितना आ गया, 14। मतलब 14 ये जो 44वां पद है T14 बराबर कितना है, 44। तो यहाँ पे 14वां पद है, कौन सा पद हो गया, ये 14वां पद हो। किसको समझ में नहीं आया आप लोग बताइए। देखिए थोड़ा सा आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, इतना बेसिक चीजें हम आपको बताएं पढ़ाएं, ठीक है। थोड़ा सा आपको खुद से भी मेहनत करना ही पड़ेगा। एक और आपको बताते हैं कि पहले 10 पदों का योग कितना है, 150 है और अंतर 3 है, तो पहला पद ज्ञात करें, है ना। 10 पद दे रखा है, हमको पता नहीं कि पहला पद कौन है दूसरा पद कौन है, लेकिन 10 पद दे रखा है। तो एस का मतलब होता है क्या, सम, मतलब योग। एस का मतलब सम का मतलब योग। तो एस और 10 मतलब 10 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 150 हाँ 50। और एस एन का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, एस एन के बराबर n/2 इंटू 1/2 2a प्लस 2a n-1 इंटू डी, n यही था ना -1 फॉर्मूला। यस सर। हाँ देखिए फॉर्मूला भी तो आपको याद करना पड़ेगा। तो एस एन का वैल्यू मतलब एस 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, 150 और एन का वैल्यू कितना है, 10। एन है ना, एन का वैल्यू कितना है, तो 10/2 हो गया। और 2 गुने ए का वैल्यू नहीं पता, तो ए का ए ही लिखेंगे हम। क्या Right. लिखेंगे, ए तो हमको पता ही नहीं है ना, तो ए का तो हम ए ही लिखेंगे। और प्लस एन का वैल्यू 10 है, तो 10 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 - 1। और डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 150 बराबर, ये 2 से 5 बार में काट दिए तो ये 5 हो गया, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 और गुने 3 होगा कितना, 9 27। ठीक है। अब 5 से इसको गुना करेंगे कितना बार में, 3 बार में, 30 बार में कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 माइनस ये जो प्लस में है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 2a के बराबर कितना हो गया, अब 2a बराबर कितना होगा, 30 में से 27 घटा तो 3। 3 हो गया a सर। बराबर कितना हो गया, 3/2। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1.5। यही इसका राइट आंसर होगा, पहला पद। पहला तो पद बट कितना ऑप्शन आंसर नहीं होगा, 1.5। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर होगा 1.5 पहला पद। ठीक है, Yes, sir. चलिए ये आप लोग अपना से बनवाएंगे जैसे भी हो। अब आया फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, है ना, कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, यही बोल रहा है ना। और आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें बताए थे फॉर्मूला में Yes, sir. कि n प्रथम plus 50 1/2. n को मान लीजिए उस संख्या का मतलब n का मतलब क्या हो गया, 100, 50, 60 जितना दे रखा होगा। तो उस संख्या का योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। तो प्रथम 50 संख्या का योग कितना दे रखा है, तो n इंटू n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू कितना है, 50। 50
और यहाँ पे 50 प्लस बोले 1 बटा में 2 और है ना। तो यहाँ पे 50 गुने 51 बटा में 2 हो गया। अब इसको काट कूट कर दो, ये 25 बार में कटेगा 25 और ये कितना हो जाएगा 1275 25 से 50 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1250 और प्लस एगो 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1275। 1275 समझ गया 1275 है, हाँ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक और है, इसको भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये हम आपको पिछले क्लास में n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ाए थे, लेकिन पहले जो n प्राकृत संख्याओं का औसत जैसे पूछता है तो औसत जो होता है ना वो होता है n+1/2, यही इसका फॉर्मूला है। n+1/2 क्या है, ये फॉर्मूला है n औसत का प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ये फॉर्मूला है किसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत n दे रखा है, लेकिन औसत है दे कितना रखा है 31। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू नहीं ना पता हमको, लेकिन n का औसत दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका औसत कितना हो जाएगा 31 बराबर ये कितना हो जाएगा n+1/2। इसका औसत कितना दे रखा है 31 है ना, 31 तो 31 लिख दिया। इसका फॉर्मूला कितना n+1/2। अब ये क्या होगा, एक दे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 31 से 2 को गुना करेंगे तो 62 हो जाएगा और वो हो जाएगा n+1। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये 62 - 1 हो गया और इधर बराबर में n हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 61 हो गया और बराबर में n, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 61। 61 है, हाँ हो गया, ठीक है। अब सेम है, अब योग दे रखा है, कितना दे रखा है n, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग 105। n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है n+1 बटा में 2 और n योग कितना n+1 दे रखा है 105। सेम हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा n × n+1 बराबर और ये हो जाएगा 210 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा n² + n और ये बराबर में हो जाएगा 210। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंडन, तो +1 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 210। अब गुणनखंड आता है कि नहीं आप लोगों को, यस सर हमको आता है। हाँ, तो ये आता है n को याद। स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो कोई ऐसा संख्या होगा जिसको हम गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा और जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस में n हो जाएगा। है कोई ऐसा संख्या यस सर 15 14 n² + 15n15 -14n -210। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि 15 से अगर 14 को गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 210 और इसको घटा रहे तो कितना बच रहा है +n। अब क्या करेंगे n एगो कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा n और ये n कट जाएगा तो कितना हुआ 15 और ये माइनस में हम 14 कर लेंगे तो कितना बचा n और इसको हम इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो दो गो हमको वो मिल गया गुणनखंड, एक हो गया n, यस सर ये पहला क्या हो गया n + 15 n+3 और दूसरा हो गया n - 14। n-14 तो जो
पॉजिटिव होता है उसी को हम लेते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 14। 15 40 14। अच्छा तो इसका n का वैल्यू कितना आ गया? 14। समझ गए? ये सब छोड़ दो, वर्गों का योग है, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसमें इसका सही है, लेकिन इसमें ना ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे 1 होगा ये 25.1। देखिए चलिए इसको भी बना ही देता है आप लोग। 25 प्राकृत संख्याओं का योग और औसत का अनुपात पूछ रहा है ना। तो प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू into n n प्लस plus 1/2 1/2। और औसत का अनुपात पूछ n रहा था, plus ये 1/2 अनुपात कर दिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। यही हुआ ना। तो इससे और इससे तो ऐसे ही कट जा रहा है, तो इधर n बच गया, इधर क्या बच गया? 1 बचा ना। तो n का वैल्यू कितना है? 25। 25 और इधर 1 हो गया। समझ गए? अगर इसको गुना करेंगे आप तब भी पता चल जाएगा कि n का वैल्यू 25 है, और 25 प्लस 1 हो गया, और नीचे में 2 हो गया, और इधर अनुपात में है, अनुपात के बराबर में जो रहता है कट जाता है, इक्वल जो रहता है वो कट जाता है। तो इधर क्या होगा? 25 प्लस 1 बटा में 2। अब क्या हो गया? ये 25 गुने 26 बटा में 2 हो गया, और इधर भी हो गया 26 बटा में 2। अब देख लो, अगर हम इसको अलग कर दें तब भी गुना में है, और इसको भी अलग कर दे तब भी गुना में है, तो तब भी दोनों कट गया। एक बार में कटा, इधर भी एक बार में, तब 25 गुने 1 अनुपात 1। तो 25 अनुपात 1। अब इसको पूरा हम गुणनखंड करेंगे ना, तभी 25 अनुपात 1 ही आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम औसत का लगभग सारा फॉर्मूला आजमा के, और जो भी हमारे लिए बेसिक कंपोनेंट्स था, बेसिक क्वेश्चंस था, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी कॉमन है, बार बार एग्जाम में आता है, वो आपको हम बता देंगे। आप एक काम करेंगे, ये वीडियो हम एक बार और इसको आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखते रहो वीडियो, अपने समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर जैसे टॉपिक है, एवरेज है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एवरेज का स्पेशल वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, किसी का भी देख सकते हैं जो समझ में आ जाए बेसिक। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज अगर हम आपको पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखे थे मैथमेटिक्स वाला में बहुत टाइम लगा था, इसको हम 2-3 दिन में खत्म करना चाहता। आज दूसरा क्लास है, कल तीसरा क्लास लेंगे, और हो सकता है एक और, उसके बाद हम खत्म कर देंगे ये DI। ओके सर ठीक है, चलिए एक और DI बनाते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन आपको भेजे, ये DI PYQ में पूछा हुआ है 2024 में, 2024 का DI है, ये पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सब लोग बनाए हैं कि नहीं? ये सर हम बनाए हैं। कौन कौन नहीं बनाया है बता सकते हैं? सर हम भी बनाए थे, और उसमें ना सर ये क्वेश्चन नंबर उसमें किसमें सर 2 में हमको दिक्कत हुआ था। कहाँ है कॉपी? चलिए चलिए, अब एक बार ना अच्छे से सर इसको हम देख लीजिए। बनाना भूल गए थे। भूल गए थे, याद आया? यस सर। हाँ तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर से आप लोगों को याद आ जाएगा एकदम। बहुत आसान है, बहुत आसान। इसके लिए तो हम कॉपी पेन भी नहीं उठाए, ऐसे ही आंखें से देख के बना दिए, बिना जोड़ घटाव के ही 5 क्वेश्चन। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जाम में जब बैठते थे तो DI बिना कॉपी पेन के ही बना देते थे। थोड़ा सा अगर कोई ज्यादा लेंदी टाइप का पूछ दिया तो उसमें कैलकुलेशन मस्ट हो जाता है। नहीं तो इस बार जो DI आया था, जो एग्जाम दिए थे, उसमें हम कॉपी पेन छुए भी नहीं, ऐसे ही देखते गए, आंसर मिलते गए, देखते गए, आंसर मिलते गए।
तो आपको किसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हर रोज आपको एगो। अभी से कम 20 गो डीआई सॉल्व कीजिए, आपको 20 डीआई, बस ये आपको हल्का लगने लगेगा एकदम। 20 डीआई सॉल्व कर लेंगे, रोज एगो सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। कल हम नहीं भेज पाया आप लोगों को, कल काफी व्यस्तता हो गई थी मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, सर वर में दर्द हो गया था। हम लेट से ही आए थे मार्केट से, 8 बजे के आसपास पहुंचे ही घर, बाइक वाइक सर्विसिंग करवाना था तो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 से 5 में निम्नलिखित तालिका में 3 राज्यों की जनसंख्या संबंधी जानकारी दी गई है, इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जनसंख्या संबंधित मतलब जो पॉइंट में दे रखा है वो लाख में दे रखा है, मतलब पिछले कुछ साल की जो जनसंख्या है वो लाख में दी गई है, किसमें, लाखों में दी गई है। तो 4.5 है, मतलब 4.5 लाख, मतलब 4,50,000। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे डीआई का क्वेश्चन हमारे सामने आए, सबसे पहले तो हम ऊपर वाला समझेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दे रखा है। हम डेटा को एग्जैक्टली नहीं देखेंगे ज्यादातर, ठीक है। हम जैसे हम क्या पढ़े, 3 राज्यों की जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या 3 राज्यों की कुछ वर्षों की लाख में दी गई है। हम देख लिए यहाँ पे राज्य है या वर्ष है, और ये क्या है, वर्ष है, और इधर राज्य है, एबीसी राज्य है, और उसका डेटा दे रखा है नीचे। अब इससे रिलेटेड हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या कितनी है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि एवरेज आपसे बार बार एग्जाम में आएगा, एवरेज और परसेंटेज ये दोनों तो इसकी माँ और बाप है, किसका, डीआई का, पीछे छोड़ेगा ही नहीं। इधर से थप्पड़ जरेगा तो उधर जाइएगा, उधर से जरेगा तो इधर आइएगा, छोड़ेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो औसत और परसेंटेज जो दोनों इसका माई बाप है, बहिन है एगो, रेशियो, समझ गए क्या Yes, बोल sir. रहा है। इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या, औसत जनसंख्या का मतलब जानते हैं, पूरा जनसंख्या का को हम उसके बराबर हिस्सों में बांट देंगे, उसी का औसत जनसंख्या। बी राज्य की औसत जनसंख्या, बी खोजेंगे पहले, बी है, और क्या करें, सभी वर्षों के दौरान। तो बी कितना बरस है, 1 2 3 4 5 6 बरस है, और जनसंख्या यहाँ पे दे रखा है टोटल। तो मेरा पहला क्या काम होगा, टोटल जनसंख्या को जोड़ देना। जैसे हम जोड़ देंगे और सब साल से भाग दे देंगे तो किसमें बढ़ जाएगा, ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब औसत हिस्सों में बढ़ जाएगा, औसत जनसंख्या में बढ़ जाएगा, समझ गए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5. 3.2। आप पॉइंट हटा दीजिए, सीधे 32 36 जोड़ना लीजिए, 32 36 34 38 41 और 44, है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 6 2 8 4 12 8 20 और 5 25 के 5, है ना। और हासिल 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 4 18 4 20, कितना हुआ 20। तो एगो संख्या के बाद इधर पॉइंट था, तो एगो संख्या के बाद पॉइंट दे दिए, है ना, दे दिए। चलिए हम इस दशमलव हटा के ही चलते हैं, दशमलव हटा के ही चलते हैं, दशमलव हटा देंगे। अब कै गो बरस है, 205 है आया, इसमें कै गो बरस है, 6 बरस में बराबर में बांटना है, तो 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 6 पचे सॉरी 6 3 18, बच जाएगा 2 बचेगा ना। अब 5 जोड़ देंगे, 5 उसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 6 चौका 24। वही तो बोल रहे हैं कि 222 225 होगा। अच्छा 225 है, सर टोटल
हाँ हाँ 225 हो गया, तो 225 हो गया और इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 तरी 18 हो गया ना, और 4 और 5 बचा, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और फिर बच गया 3, तो 6 चौका 24 हुआ ना। 6 पंचे 30। अच्छा 3 हाँ 6 पचे 30, तो कितना हो गया? 3.375 हो गया, लेकिन ये लाख में है, किसमें है? लाख में। तो यहाँ पे एक यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 3.75 लाख क्या हो गया इसका? औसत जनसंख्या। इसके कहने का मतलब है कि हर साल को अगर हम बराबर हिस्सों में बांट दे तो हर साल इस राज्य की जनसंख्या कितनी रह रही है? 3.75 लाख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? सबसे बना है या किसी से नहीं बना है? बताएंगे एक बार फिर से, समझ में आया? बना है सर, हमको खुशी है कि मेरे से डीआईडी बना है, डीआई बना है। ये पीवाई क्यों है? हाँ सर, बनाए सर हैं। मेरे से बना है। हाँ प्रैक्टिस सेट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका बताइए, आप लोग बनाए? आप लोग बना है Yes, सर, sir. ये सही मेथड जो है ना, हमको इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आंसर तो आ गया है, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं किसी को, वो वाला सिचुएशन है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 के मुकाबले 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए को पहले खोजेंगे, ए राज्य हो गया, और पूछ रहा है कि जनसंख्या में वर्ष 2003, तो वर्ष 2003 हो गया पहले, और में वर्ष 2002 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। मतलब मान लीजिए कि 2002 में अगर जनसंख्या 10,000 था और 2003 में जनसंख्या बढ़ के 15,000 हो गया, तो पूछ रहा कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो 2002 में कितना प्रतिशत, कितना जनसंख्या था? 2002 में था 4.5, है ना, और 2003 में बढ़ के कितना हो गया? 4.8। तो बढ़ा कितना? 0.3 बढ़ा, 0.3 बढ़ा ना। तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे ना तो हमको बहुत घाउच पाउच हो जाएगा, पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। हमको ऐसे ही लिखना है नॉर्मल, पॉइंट हटा दिए। तो इसका हो गया कितना? 45, और इसका 48। हाँ, तो दोनों को अगर हम घटाएंगे तो कितना कितना बढ़ा? एक साल में कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। और 3 बढ़ा किस में? 3 किस में बढ़ा? 3 बढ़ा है 45 में, तभी तो 48 हुआ है। तो इसका वृद्धि निकालना है ना, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 45 में वृद्धि हुआ ना, 45 में वृद्धि होकर 48 हुआ, तो 3 बटा में कितना कर देंगे हम? 45। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या देते हैं? भाग। तो कितना हो जाएगा कि 3 गुने 100 बटा में 45। अब अगर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, और ये हो जाएगा 9 बार में, और 3 से ही कितना बार में? 3 बार में। तो कितना बचा? 20 बटा में 3। अब इसको भाग देंगे, 3 छक 18 और बच गया 2, 3 छक 18, 3 6 6 करते चल जाएगा। तो हम इसको रोकने के लिए 3.67 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? ये इसका आंसर है, यहाँ पे कहीं दे रखा। हाँ है, तो ऑप्शन सी है। समझ गए? हम पहले में क्या देखे? पिताजी को देखे। अब पिताजी कौन है? एवरेज। पिताजी थप्पड़ मारा तो अब कहाँ पे आए?
माता जी के पास। अब माता क्या है? परसेंटेज किसका? DI का। तो हम पहले एवरेज देखे फिर दूसरा प्रतिशत देखे, तो पूरा का पूरा DI एवरेज, परसेंटेज और रेशियो पे ही निर्भर है। ठीक है, देख लिए ना, सबका सही बना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप लोग कि अगर संख्या का वृद्धि कहेगा तो वृद्धि किसमें हुआ? वृद्धि तो पिछले वाला में होगा ना, बाद वाला में वृद्धि नहीं ना होगा। वृद्धि तो पीछे वाला में हुआ, तो वृद्धि तो 45 में हुआ था ना, तो हम 45 से ही कैलकुलेट करेंगे इसको। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और 5 में कितना अंतर है। 3 गो राज्य है और पूछ रहा है कि 2004 में और 2005 में कितना अंतर था, है ना। तो हम सेम काम करेंगे, 2004 को जोड़ देंगे, 2005 को जोड़ देंगे। तो 4 को जोड़ेंगे, दशमलव हटा के, तो कितना होगा? 2004 को अगर हम जोड़े कितना होगा? 4 2 6 8 14 के 4 और 5 3 5 5 10 3 13 1 14, 144 हो गया। हो गया ना, दशमलव नहीं जोड़ रहे, हम हटा रहे हैं। यस सर, फिर लाख में कह रहा है ना, यस सर। और यहाँ पे हजार में दे रखा है। तो हजार में देने के लिए हम इसमें 3 गो जीरो ऐड करेंगे हमेशा। 2004 में कुल जनसंख्या इतना था और 2005 में इसका जनसंख्या कितना हो गया? 8 4 12 3 15 के 5 और 5 6 11 3 14 और 1 15। इसमें भी 3 गो जीरो जोड़ दिए, हो गया ना। अब हमको इसका अंतर देखना है, तो दोनों में अंतर जोड़ने के लिए दोनों को माइनस करेंगे ना। तो 1,55,000 को हम किससे माइनस करेंगे? 1,44,000 से। तो कितना बचेगा? 0 0 0 आई कितना बचा? 1 1, हाँ इतना ही बचा ना। क्या हुआ? 5 में से 4 गया तो 1 बचा, फिर 5 में से 4 गया तो 1 बचा और ये 0 हो गया। तो 11,000 कितना है? 1,55,000 है और 1,44,000 है। सही से जोड़ाया है ना जी? जोड़ा हुआ सही 144 एक जीरो कम है। यस अच्छा सर। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, रुकिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2004 में और 2005 में, है ना। तो 2004 का पॉपुलेशन देखते हैं पहले हम। 2004 दोनों में अंतर पूछ रहा है। 2004 और कुल जनसंख्या में वर्ष 2004 और 2005 में कितना अंतर है तीनों राज्यों की। तीनों राज्य है। 2004 में अगर जोड़े तो Population जो 4 2 6 8 14 के 4 क्या हुआ? सर 2004 का टोटल पॉपुलेशन जो होगा ना वो 14,40,000 हो जाएगा। इसीलिए सर यहाँ पे मतलब जीरो कम हो रहा है। अच्छा अच्छा, 14,40,000 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ यस सर। वही तो। फिर उसमें भी 2000 और ये हो जाएगा 15,50,000 15,50,000 जोड़ रहा है ना इसको। तो लाख में एगो संख्या तो बढ़ रहा है ना, ये 15 हो रहा है ना, इधर तो 3 गो जीरो हो जाएगा ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? 1,10,000। एक और दोनों में जीरो हो जाएगा तो 1,10,000 पॉपुलेशन है यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए? यस सर। अरे सिंपल सा देखो ना, ये 14.4 आया ना, इसको जोड़ेंगे तो 14.4 लाख मतलब 14,40,000 है, लाख में है ना। तो इसको 14,40,000 करने के लिए ये 14,40,000 ऐसे ही करेंगे ना इसको। और इसको 15,50,000 करेंगे, ऐसे ही ना। 3 गो जीरो देंगे ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा?
1,10,000। चलिए, तो 3 क्वेश्चन देख लिए। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में, ये तो हम पढ़े ही हैं, वर्ष 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। अब औसत की जैसे बात कहेगी तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के बराबर में बांट देंगे। फिर आ गया ना औसत पे, औसत पे आ गया ना फिर, इसीलिए तो औसत समझाएं आपको। औसत करने के लिए क्या करेंगे, हम सबको बराबर में बांट देंगे। तो वर्ष 2006 में तीनों राज्य कह रहा है, 6 को देख लिए ये, इसका तीनों राज्य है, तो तीनों राज्य को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। अभी देखिए, एगो में 5.8 लाख है, एगो में 4.1 लाख और एक में 6.6 लाख है। तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.8, 4.1 और 6.6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9, 9 6 15 के 5, दशमलव है तो दशमलव हो गया और हासिल 1 हो गया, तो 5 1 6 और 10 16, कितना हुआ 16.5। अब 16.5 लाख आ गया। अब इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 3 से भाग देंगे ना, 3 बराबर हिस्सों में भाग देंगे। तो थोड़ा देर के लिए मान लिए कि दशमलव हटा दिए, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के पहले, तो फिर हम एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे, हटा दिए तो 3 5 15, अब फिर 1 बच गया, इधर 5 बच गया, तो 3 5 15, तो इतना आया, तो दशमलव एक अंक के बाद दे देंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाए। यही आंसर आया आप लोगों का, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। आप समझाते हैं बहुत इजी लगता है, बनाने में बहुत डिफिकल्ट। हाँ, ऐसा है क्या। आप समझाते हैं तुरंत ही अच्छा से याद आता है, फिर बाद में बना ही नहीं सकते, नहीं चलिए, होता। तो हम मातारी माँ बाप को तो देख लिए, हम माता पिता को देख लिए, अब हम बहन को देखते हैं। बहन कौन है, रेशियो, अनुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब पूछ रहा, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का वर्ष 2004 और 2005 में कितना अनुपात है ना। तो तीनों राज्य, तो ये तीनों हो गया, और 2004-5 का अनुपात पूछ रहा है, तो 2004-5 को जोड़ देंगे, 2004 और 2005 को जोड़ देंगे। तो जोड़ ले, हम आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे कि आपका जो रफ कॉपी होता है ना, उस रफ कॉपी में जो डेटा होता है, उस डेटा का आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें हम 2004 और 2005 को जोड़े थे ना। देखिए, 2004 और 2005 को जोड़े थे, दोनों को जोड़े थे, कितना आया, 1,55,000 और 1,44,000। 2004 का आया था 1,44,000, तो 2004 का हम कितना जोड़ेंगे, 1,44,000। ठीक है, अनुपात में 2005 होगा। ये 2004 का डेटा है, जनसंख्या है, ये 2005 का जनसंख्या कितना है, 1,55,000, है ना। अब क्या करेंगे, अनुपात में जो जो बराबर हिस्सा में होता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इधर भी 4 को 0, इधर भी 4 को 0 काट दिए, तो ये बच गया 144, ये बच गया 155। है कहीं आंसर में 144, 155। देखिए यहाँ पे 155, 144 भी दे रखा है, तो ये गलती नहीं करना है। अनुपात दे रखा है 2004 और 5 का, तो पहले 2004 वाला ही, जल्दबाजी में आप गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझ के आंसर देंगे। और आपको शायद पता नहीं होगा कि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए आपका जीआरएफ निकलवा सकता है। और ये 5 क्वेश्चन इतना श्योर होता है कि आप 5 में 5 सही कर सकते हैं, मतलब 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं।
और हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरा 10 नंबर सही होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI मतलब 5 गो ई और 5 गो ई, 10 गो सही होना ही है आपका किसी भी हाल में, तभी आपका रिजल्ट होगा। समझ गए? तो ये दोनों आंसर आ गया, यही इसका राइट आंसर है। समझ गए? चलिए, तो हम लोग देख लिए कि DI का दूसरा क्लास। अब DI एक और भेज देंगे आज आपको, 2 DI भेजेंगे, एक आज बना लीजिएगा और एक कल बना लीजिएगा, ठीक है? और आइएगा दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग से डिस्कस करेंगे हम रेशियो। अभी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे परसेंटेज। पिता को डिस्कस किए थे, अब हम माता को डिस्कस करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत होता है ना। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, आप इसे समझिए ना कि एगो एक है, दूगो सुन्ना है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100। मतलब किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको 100 से भाग देना पड़ता है। 100 से भाग दे दीजिएगा, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक संख्या है 500। कितना है? 500 है। इसका अगर 10% निकालना है, कितना? इसका 10% बराबर क्या होगा? 500 का 10% निकालना है तो क्या होगा? यही बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? 500 का 10% निकालने के लिए हम 10% निकालना है, 10%, तो 10 हो गया। और किसका निकालना है? 500 का। तो नीचे में 500। देखो, नीचे में हमेशा किसको लिखा जाता है? टोटल नंबर को। किसको? टोटल नंबर को। मतलब ये 10% 500 का कितना है? यही है ना। ये गलत लिखा गया। 500 into 10/100 हाँ, होगा ना। तो 500 का कितना निकालना है? 10%। तो 500 का 10% निकालना है, तो ये प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो इसके नीचे में 100 आ जाएगा। जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100। कहीं भी प्रतिशत लिखा रहेगा उसको हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। और किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उससे क्या करेंगे? हम 100 गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया? 50। 50। तो 500 का 10% कितना हो गया? 50। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज सिखाए थे कि मैट्रिक में आपका टोटल नंबर, मैट्रिक में कितना नंबर का एग्जाम होता है? 500 नंबर का। और आपको Yes, sir. आया है अगर 300 नंबर, तो आपका मार्क्स कितने % है? 60% है। 61.5 मेरा है। अरे 60% है। कितना % मार्क्स है? 60% आपका मार्क्स है ना। तो अगर इसका प्रतिशत निकालना है हमको, किसका? 500 का प्रतिशत निकालना है। 300 कितना है? तो 300 लिख देंगे, नीचे में 500 लिख देंगे, और इसको 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? तब इसका प्रतिशत निकल जाएगा। कितना बार में कटा? 60 बार में। 60% हो गया ना। ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग प्रतिशत। जी सर। हाँ, चलिए अब एक और चीज समझाते हैं
अब हमको अगर ये जानना होगा कि 60% का मतलब कितना होता है, 60% का मतलब कितना होता है? साठ प्रतिशत किसका? 60% है किसका? 500 का। 60% है 500 का। तो अब अगर हमको निकालना होगा कि 500 का 60% कितना होगा, हमको तो पता था ना कि 500 का 60% 300 है, लेकिन 500 का 60% है कितना हमको अगर निकालना होगा, हमको नहीं पता होगा, तो कैसे निकालेंगे? हम सेम करेंगे, 500 गुने 60/100 60%, 500। 60 लिख देंगे और नीचे में ऐसे कर देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे, कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, मतलब सेम आता है। तो 100 से 100 कट गया, जी सर। और 6 से 5 बार में करेंगे तो 30, मतलब 300 आ गया। किधर से भी कर रहे हैं उतना ही आंसर आ रहा है, आ रहा है ना। फिर अगर आपसे पूछ Yes. देगा कि 500 का 40% कितना है, कितना होगा, तो क्या करेंगे आप? 500 का 40%, 40 है तो यहाँ पे 40 लिख दिए और नीचे प्रतिशत का 100 लिख देंगे, काट दिए। 5 चौका 20, 200, 40% हो गया ना। फिर पूछ देगा 500 का 90% कितना होगा, तो क्या करेंगे आप? 500 गुने 90, अब प्रतिशत को क्या करेंगे? नीचे 100 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 पचे 45, 450। समझ गए? इसी तरीके से आपसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि 500 का 450 कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे जवाब देंगे? तो हम क्या करेंगे? 500 गुने 100। सेम क्वेश्चन है ना, इसका उल्टा है। ये 500 का 90% 450 आया है, लेकिन 500 का 450 कितना प्रतिशत है, ये पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे? हमेशा प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 450, और 450 क्या है? प्रतिशत है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे और नीचे में टोटल संख्या लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 5 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटा? 90। तो ये क्या हो गया? 90% हो गया कितना? 450। ये अपोजिट हो गया, समझिए ना आप लोग। अब पूछ देगा कि 500 का 300 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यही पूछेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? का पूछ रहा है, का मतलब होता है उस संख्या का निचला हिस्सा। मतलब 500 का है ना, तो 500 कहाँ चल जाएगा? नीचे। और 300 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और हमको पता है कि प्रतिशत से संख्या में बदलने के लिए हम 1/100 करते हैं ना। लेकिन अगर संख्या से प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? हम नीचे की जगह पे ऊपर में 100 कर देंगे। कर दिए ना ऊपर में 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 5 से इसको 60 बार में काट देंगे, कितना हो गया? 60%। समझ गए?
अब यहाँ पे आप लोग फटाफट बताइए एकदम कि 800 का 55% कितना होगा? एकदम 1 मिनट के अंदर में बताइए। 840। बोला जाए? 840। सब लोग बना लिए? यस सर। कैलकुलेटर से तो नहीं ना बना रहे हैं? सर आँख से देख कर बना रहे हैं। कॉपी पेन के साथ। ओहो, चलिए आंख में जादू आ गया तब तो लगता है। अरे गधा होगा वो भी जैसे बना लेगा कि 800 का वही तो 50% आधा हो जाएगा, अब 5% 80 हो जाएगा। तो आधा 400, अब 10% 80 होगा तो 5% 40 हो जाएगा, तो 440 हो गया। समझ गए? तो 800 का 55% निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 800 गुने 55 लिखेंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे? 100, कि प्रतिशत को 100 में नीचे में 1/100 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 के शून्य, 8 पचे 40, 4 44। समझ गए? चलिए आप लोग बताइए 900 का 490 कितना प्रतिशत होगा? तो 36.45। 54.4। हो गया सबका? यस सर। सबका हुआ? यस सर। चलिए देखिए, वही बात आ गया ना, का जैसे बोलेगा मतलब सब टोटल कितना है? 900, तो 900 नीचे हो जाएगा, और 490 कितना प्रतिशत है? तो ऊपर में हम 490 लिख दिए, और अब प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना करेंगे। कर दिए ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 9 से इसको काटेंगे, 490 को 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, बच गया 4 जीरो, और 9 चौका 36, बच गया 4, और दशमलव दे के यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो 9 चौका 36। तो ये 4 4 जाते जाएगा तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे लास्ट, तो 54.45 हो गया। यही आंसर। समझ गए? अच्छा आप लोग बताइए कि 120 का 80% कितना होगा? 96। है 96। देखिए एक और चीज बताते हैं आपको, अगर इसे सिंपल में पूछेगा 8, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर 120 है तो इसका 100% कितना होगा?
120 का 100% 120 ही होगा ना। यस सर। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि 100% सैलरी इंक्रीज हो गया, तो आपका सैलरी 10,000 है, तो 100% इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 10,000 और बढ़ गया तो 20,000 हो गया आपका। 100% का मतलब क्या होता है, पूर्ण हो जाना। संख्या। 100% का मतलब जो संख्या है उसका पूर्ण रूप, 100% का मतलब उसका संख्या का पूर्ण रूप। तो 120 का 80% पूछ रहा है, तो 120 में एगो जीरो काट देंगे, 12 से 8 बार में गुना कर देंगे, बढ़िया 96। तो 120 का 80% कितना हो गया, 96। चलिए अब बताइए 120 सॉरी अगर 100% बराबर 80 है तो 120 लाने के लिए 80 में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, 50%। बताइए 50% सर। कितना, 50%। 40। सर 50%। अच्छा अच्छा, देखिए अब 100% बराबर दे रखा 80, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 40। आधा होगा ना 50%, तो 40 और जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50% और बढ़ाना पड़ेगा, हो जाएगा कितना, ये 120। समझ में आया। तो ये परसेंटेज वाला सवाल बहुत आसान है, बस आपको समझना है, क्या आपको समझना है। चलिए आप लोग बताइए 1500 का 33% कितना होगा, $495। सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसा तो 1500 95। का 33% करना है, 33 नीचे में इसको जीरो में बदल दिए, ऐसे ऐसे कर देंगे और इसको गुना कर देंगे। तो इस 15 तिया 45 के 5, 15 तिया 45 और 4 49, हो गया 495। समझ गए। 95। ये परसेंटेज भी बहुत आसान है, बस आप कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब परसेंटेज भी लगभग समझा दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए, रेशियो थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है। और फिर हमारा खत्म हो जाएगा डीआई और उसकी माँ बहन, मतलब डीआई और उसकी माँ, पिता और बहन, तीनों खत्म कर दिए हम लोग, ठीक। डीआई का माँ बहन कर दिए। अच्छा ये गाली नहीं ना है सॉरी। हमको तो वही लग रहा है। सर इतना अच्छे से समझा दिए। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया ना। यस सर, पर बनता नहीं था, इतना आराम आया, अच्छे से समझा देते सर। थैंक यू।